अस्सलाम वालेकुम जी, हाजिर हूँ आज के मंजरनामे के साथ। आजकल पाकिस्तान का मंजरनामा कुछ इतना हौसला अफजा है नहीं। जिस तरह से अपोजिशन ने पाकिस्तानी अवाम को मायूस किया है, पीडीएम की सियासी जमातें तोड़ फोड़ का शिकार हैं, इख्तलाफात और मसाइल का शिकार हैं। सियासत में इख्तलाफात भी होते हैं, मसाइल भी होते हैं, लेकिन सियासत तो नाम ही इसी चीज़ का है कि आप इन इख्तलाफात और मसाइल का हल तलाश करें। लेकिन लगता नहीं है कि हम इसमें कोई कामयाबी हासिल कर रहे हैं। लगता है कि हम इन मसाइल और इख्तलाफात के बंदी बने हुए हैं। अपोजिशन तो अपनी जगह, लेकिन हुकूमत का तो आजकल खाना ही ख़राब है। जिस तरह से तब्दीलियां हो रही हैं और पिछले 2.5 साल से ये तब्दीलियों का सिलसिला जारी है, और कौम को एक ही मंतक जो है वो पढ़ाई जा रही है कि चूँकि ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का इख्तियार है कि वो जहाँ पर मर्ज़ी है अपने फील्डर को खड़ा करें और जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर वो तब्दील करना चाहें, ये उनका इख्तियार है। जिस तरह से हमारे यहाँ हर 2 महीने 6 महीने के बाद तब्दीलियाँ हो रही हैं, वो ना जाने वाले की कोई समझ आती है कि क्यों आप उसे भेज रहे हैं, और ना आने वाले की कोई समझ आ रही है कि आप उसे क्यों लेकर आ रहे हैं। जब आपने फवाद चौधरी साहब को वज़ीर इत्तलात बनाया था तो उनकी बड़ी बल्ले बल्ले हो रही थी कि वो बड़े कामयाब तरीके से इस शोबे को चला रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन ही आपने उनको तब्दील करके वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भेज दिया। हालांकि उनका कोई लेना देना नहीं था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन फिर भी आपने तब्दील कर दिया और यही कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का चूँकि इख्तियार है तो उन्होंने अपने बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की है। चलो जी, मान लिया कि उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की है, और फिर फवाद चौधरी साहब की वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़ी बल्ले बल्ले हो रही थी कि उन्होंने बड़ा उठा दिया है और हर शोबे में बड़ी कामयाबी के साथ वो मामला चला रहे हैं। अब आपने फिर दोबारा से उन्हें तब्दील कर दिया है। इसी तरह से आपने फिरदौस आशिक अवान साहिबा को लाए, वो बड़ी अच्छी तरीके से वज़ारत इत्तलात चला रही थी, लेकिन अगले दिन फिर वो निकाल दी गई। फिर शिबली फराज साहब आ गए, शिबली फराज की बल्ले बल्ले होने लगी, लेकिन अब आपने शिबली फराज साहब को तब्दील करके वापस आपने फवाद चौधरी साहब को वज़ीर इत्तलात बना दिया है। और मज़े की बात यह है कि आपने शिबली फराज साहब को वज़ीर इत्तलात से हटाकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भेज दिया है और फवाद चौधरी साहब को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से उतार कर वज़ीर इत्तलात बना दिया है। लगता है ऐसे है कि ये वज़ीर नहीं हैं, जैसे गुजरों के कट्टे हैं, जैसे एक किले से खोलकर दूसरे पे बांध दिया और दूसरे को खोलकर पहले पर बांध दिया। और मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसा शख्स है जो समझ सके कि इन तब्दीलियों की क्या वजह है। वज़ीर ख़ज़ाना आपने तब्दील किए, 3 साल में आप चौथा वज़ीर ख़ज़ाना लेकर आए हैं, सबसे अहम वज़ारत है पाकिस्तान की, लेकिन वहाँ पर भी पॉलिसी का कोई तसलसल नहीं है। जिस तरह से आप सनत और पैदावार में तब्दीलियां कर रहे हैं, जिस तरह आप वज़ारत दाखिला में तब्दीलियां कर रहे हैं, आप वज़ीर रेलवे को ही ले लीजिए। जब हुकूमत आई थी तो इन्होंने कहा था कि हम 100 दिन में आपको तब्दीली करके दिखाएंगे, लेकिन शेख रशीद साहब चूँकि एक तजर्बाकार और घाघ सियासतदान हैं, तो उन्होंने कहा था कि मेरा 100 दिन नहीं है, मेरा तो 1 साल है। मैं 1 साल के बाद आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से हालात बदल रहे हैं और किस तरह से पाकिस्तान रेलवे में खसारा कम किया जाएगा। 1 साल गुजरने के बाद भी उन्होंने फिर बहाना बना लिया कि 1 साल तो कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 3 साल के बाद आपको असली जो तब्दीली है वो नज़र आएगी। अब 3 साल होने से पहले ही आपने उन्हें वज़ीर रेलवे से वज़ीर दाखिला में जो है वो तब्दील कर दिया है। शेख रशीद साहब खुद कहते हैं कि वो 16वीं वज़ारत भुगता रहे हैं, लेकिन इन 16 वज़ारतों में वो कभी भी वज़ीर दाखिला नहीं रहे। तो पता नहीं आपने उन्हें किस तजर्बे की बुनियाद पर वज़ीर दाखिला बना लिया है। मुझे तो लगता है कि ये पाकिस्तान के साथ एक वारदात हो रही है, और वारदात ये है कि आप इंजॉय करें इक़्तिदार को और प्रोटोकॉल को और अपने लल्ले तलल्ले शौक़ पूरे करें और अपना वक्त गुजारें। दिन टपाऊ आपकी पॉलिसी है, लेकिन आप पर कोई ज़िम्मेदारी आयद नहीं की जाएगी। ना रेलवे की शेख रशीद साहब पर कोई ज़िम्मेदारी आयद की जाएगी, और ना वज़ीर दाखिला की एजाज़ शाह साहब पर कोई ज़िम्मेदारी आयद की जाएगी, ना वज़ीर ख़ज़ाना की कोई ज़िम्मेदारी असद उमर साहब पर डाली जाएगी, और ना हफीज़ शेख साहब पर डाली जाएगी, ना शौकत तरीन साहब पर डाली जाएगी, ना हमाद अज़हर साहब पर डाली जाएगी।
क्योंकि कोई भी पॉलिसी का तसलसल किसी वजारत में भी दिखाई नहीं दे रहा। जब आप 3 साल में 4 वजीर खजाना तब्दील कर देंगे तो कौन इस बर्बादी की जिम्मेदारी कबूल करेगा। वजीर इत्तलात में यही मामला है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यही मामला है, और सनत और पैदावार में यही मामला है कि आप सबको 6-6 महीने साल बाद तब्दील कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई जिम्मेदारी कबूल करने वाला आखिर में बचेगा नहीं। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो तो एक ही जुमला कहकर निकल लेंगे कि हम तो नए थे, हमें तो कुछ पता नहीं था, लेकिन ये जो नए नहीं हैं इन पर भी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने तो कहना है कि हम तो 6 महीने इस वजारत में रहे हैं, 6 महीने उस वजारत में रहे हैं, हमने तो बड़ी अच्छी पॉलिसियाँ बनाई थी, लेकिन उनका तसलसल ना होने की वजह से उनके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें नहीं मिल सके। इसी असूल पर आप कारबंद हैं, डे 1 से आप इसी पॉलिसी को चला रहे हैं और आज 3 साल हो चुके हैं और कौम इसी चीज़ को देख रही है। इख्तियार वज़ीर आज़म साहब का है, ये हमने मान लिया, और अगर हमसे भूल हो ही गई है कि आपको इख्तियार मिल गया है तो इख्तियार को इस्तेमाल करने की कोई वजह तो होनी चाहिए, लेकिन ना जाते हुए वज़ीर की कोई वजह बताई जाती है और ना आते हुए वज़ीर की कोई वजह बताई जाती है। बस यही है कि आपने घबराना नहीं है। इस तरह से आपके मामलात चल रहे हैं, और फिर आपने जो साद रिजवी साहब का और इस तहरीके लब्बैक का मामला हैंडल किया है, और जो आज हो रहा है लाहौर में यतीम खाना चौक पर, आप तो मॉडल टाउन पर जो है वो लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आए थे। आपने उस पर जो सियासी माइलेज ली थी उसका आपने फ़ायदा उठाया था, वो तो आपके गले पड़ रहा है, और आप इस तरह से हैंडल कर रहे हैं कि मेरे ख्याल से 2-3 लोग शहीद हो चुके हैं अभी तक, और काफ़ी लोग ज़ख्मी हैं, और पुलिस जिस तरह से ताकत का इस्तेमाल कर रही है, मेरे ख्याल से तो मॉडल टाउन में भी इस तरह नहीं हुआ। आप मॉडल टाउन का नाम लेकर आए थे, ना तो उस पर कोई कार्रवाई हुई, और अब ये एक नई मुसीबत आपके गले पड़ रही है। और जिस तरह से मज़हब के घोड़े पर आप सवार होकर आए थे, और जिन लोगों ने आपको मज़हब के घोड़े पर सवार कराकर खलीफा बनाने की कोशिश की थी, मेरे ख्याल से अब उन्होंने पार्टी बदल ली है, और अब आपको भी मालूम हो जाएगा कि किस तरह से मॉडल टाउन जैसे सानियात जो है वो पेश आते हैं। हुकूमत वक्त को कभी कभी तो पड़ोसी मुल्क के साथ जो है वो जंग हो जाती है, लेकिन हुकूमत वक्त को उसकी खबर नहीं होती। तो इस तरह से हमारे यहाँ मामला चल रहे हैं। जिस तरह से आप जाती उम्रा वाला मामला हैंडल कर रहे हैं, वो भी देख लीजिए कि आप 30 साल एक पुरानी चीज़ को निकाल कर लोगों के घर तोड़ने पर तैयार हैं, लेकिन सियाने कहते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। आपकी जो बनी गाला की तामीरात हैं, या इस्लामाबाद में आपका जो फ्लैट था, वो आपने किस तरह से रेगुलराइज कराई हैं, वो सबको मालूम है। अगर 30 साल पुराने केस पर आप लोगों के घर इस तरह से गिराने के लिए तैयार हो गए हैं, तो कल आपके घर किस तरह से नहीं गिराए जाएंगे और क्यों नहीं गिराए जाएंगे। ये तो कल की बात है कि आपने सारे मामलात दुरुस्त किए हैं, आपकी जो तामीरात हैं वो नाजायज़ थी, और आपने उन्हें जायज़ बनाने के लिए कार्रवाई की है और कोई जुर्माना भी पे किया है, लेकिन ये सारे मामलात आपको भुगतने पड़ जाएंगे। आपके घर जब गिराए जाएंगे तो फिर आपने अदालतों के चक्कर लगाने हैं, और फिर आपने कहना है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। आपके दौरे इक़्तिदार में किस तरह से लोगों को इंसाफ मिल रहा है, क्या ये आप नहीं देख रहे। और जो मीडिया की आज़ादी आप खेलते हैं कि हमारे यहाँ मीडिया बड़ा आज़ाद है और मगरब से भी और इंग्लैंड से भी ज़्यादा आज़ाद है। आज लाहौर यतीम खाना चौक पर जिस तरह से हालात पेश आ रहे हैं, और रियासत अपनी ताकत इस्तेमाल कर रही है और अंधी ताकत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मीडिया पर उसका जिक्र भी नहीं हो रहा। ये आज़ादी है जो आपने मीडिया को दी है। ये सारे मामलात हुकूमत के इस तरह से चल रहे हैं कि अब बंदा क्या कहे कि इन वज़ीरों और मशीरों की बात सुनने को दिल नहीं करता। ये ऐसी ऐसी तावीलें पेश करते हैं। भाई आपको अगर इख्तियार मिल ही गया है तो कोई खुदा का खौफ करो, और इस इख्तियार को इस तरह से इस्तेमाल करो कि कल कम अज़ कम तुम्हारे गले में तो ना पड़े। अवाम तो अपने किए का फल खा रही है, वो तो उन्होंने खाना था। और आजकल तो अक्सर सहाफ़ी भी जो दानिशगर्द किस्म के सहाफ़ी हैं, जो इनकलाब की तबलीग किया करते थे, वो भी कहते सुनाई देते हैं कि हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं थी और इनके पास टीम नहीं थी और होमवर्क नहीं था। तो हुकूमत पर वो भी तनकीद करते हैं।
लेकिन किस ढिठाई और बेगैरती के साथ वो ये तबसरा कर रहे होते हैं, हैरत होती है कि आप लोगों ने, अगर कोई पॉलिसी नहीं थी, अगर कोई टीम नहीं थी और होमवर्क नहीं था, तो आप ये इनकलाब बेचने किस सिलसिले में निकल पड़े थे और क्यों आपने कौम को ये इनकलाब बेचा है? देखिए, कोई भी चीज़ बनाने वाला आपको उसके 70 फ़ायदे बता सकता है कि उसने अपनी चीज़ बनाई है, वो उसे बेचेगा। लेकिन आप उनकी सौदे किस तरह से बेच रहे थे, आप उनका चूरन किस तरह से बेच रहे थे, और आप किस बेगैरती के साथ और किस ढिठाई के साथ आप कह रहे हैं कि उनके पास कोई टीम नहीं थी। अगर आपको मालूम है कि आपने गलत तब्दीली की है, तो कम अज़ कम इतना तो बनता है कि कौम से आप माफ़ी मांग लें। आपने लोगों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है, पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी है अपनी तबलीग से, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इनके पास ना कोई पॉलिसी थी और ना कोई टीम थी। तो इसके ज़िम्मेदार आप भी हैं, ये जुर्म आपके भी सर है। और आप इतनी ढिठाई और बेगैरती के साथ बैठकर सिर्फ तज्जिया करके अपना दामन नहीं छुड़ा सकते और अपने आप को इससे जो है वो ला ताल्लुक़ नहीं कर सकते। ये ज़िम्मेदारी आपकी भी है, और मेरा तो ख्याल है कि कौम को ऐसे जो सहाफ़ी हैं या ऐसे जो दानिशगार किस्म के तज्जिया निगार हैं, अब मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो मेरे जहन में थे। खैर, आप इनको देख रहे हैं और इनका फ़ैसला जो है वो आवाम ने ही करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।